नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए वापस सोशियोलॉजी का एक महत्वपूर्ण और प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूं, जो संस्कृत विभाग का 2023 फरवरी के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो पेपर है वो लेकर आए हैं। और आज उसका हल देखते हैं किस तरह का पेपर था, जो कि 13 फरवरी 2023 को हुआ था। तो चलो स्टार्ट करते हैं वापस सोशियोलॉजी का नया पेपर। क्वेश्चन देखते हैं। पहला, निम्न में से कौन सा पद एलेक्स इंकल्स की व्हाट इज सोशियोलॉजी में नहीं बताया गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा आपके कि सोशियोलॉजी के अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है सोशियोलॉजी की विषय वस्तु। और इस सोशियोलॉजी की जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु के अंदर कई लोगों ने विषय वस्तु के बारे में बात बताई है। उसमें एक का नाम है एलेक्स इंकल्स। और इनकी किताब आपको पता ही है 2023 का क्वेश्चन है, लेकिन 2022 में ये बुक भी पूछी गई थी कि व्हाट इज सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है। व्हाट इज सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है, ये बुक एग्जाम 2022 में। तो ये क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड होता है। और इस पुस्तक में इन्होंने 3 मार्ग बताए थे, 3 रास्ते बताए थे। फर्स्ट, जो आपको पता होगा, ऐतिहासिक मार्ग। दूसरा, अनुभाविक। और थर्ड, विश्लेषणात्मक। ये 3 मार्ग इनके द्वारा बताए गए थे। अब आपको पता ही है। अब देखिए, ऐतिहासिक, अनुभाविक और विश्लेषणात्मक तीनों इनके बताए, तो जवाब क्या होगा? संरचनात्मक जैसा कोई शब्द इनके द्वारा नहीं बताया गया। इसको याद रखिएगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसी पुस्तक में इनके द्वारा एक महत्वपूर्ण शब्द यूज किया गया जिसका नाम था सामाजिक अभियांत्रिकी शब्द। सामाजिक अभियांत्रिक शब्द, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये किसी एग्जाम्स में पूछा नहीं गया है। अब तक किताब पूछ ली गई, मार्क पूछ लिए गए, बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस है। सोशियोलॉजी का मुझे लग रहा है कि उसका पसंदीदा क्वेश्चंस माना जा रहा है। और ये शब्द और याद रखिएगा, किसी एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जाता है। सामाजिक अभियांत्रिक शब्द किसके द्वारा प्रयोग में लिया गया? तो एलेक्स इंकल्स के द्वारा प्रयोग में लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन हमेशा थोड़ा सा समझने वाला आता है, बिल्कुल आसानी से। अगर आप समझे तो 2-3 क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर समझने वाले होते हैं, जिनका फैक्चुअल कोई मतलब नहीं होता। आप अपने दिमाग से भी उनका आंसर दे सकते हैं। एक क्रिकेट मैच में सामाजिक परिप्रेक्ष्य से अध्ययन करने वाले निम्न पहलुओं में से किसे सम्मिलित किया जाता है? सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पर्सपेक्टिव की बात की जा रही है। तो आपको पता है पर्सपेक्टिव 2 तरह की, एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य सोशियोलॉजी में बताया गया और एक मानवीय परिप्रेक्ष्य बताया गया। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में आपको पता है अगस्ट काम्टे, वेबर, दुर्खिम, पार्सन्स, बहुत सारे नाम। इसकी बात करें, मीड, कूले, गारफिंकल, शूट्स इत्यादि इसमें आपको देखने को नाम मिलेंगे। तो समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अंदर सम्मिलित किया गया भौतिक परिस्थितियों को, लागत लाभ को, प्रबंधन। तो आप देखिए, इसका कोई मतलब नहीं, लागत लाभ से कोई मतलब नहीं, प्रबंधन मैनेजमेंट का सोशियोलॉजी से कोई लेना देना। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसको देखते ही तो भी आपके समझ में आ जाता कि अंतःक्रिया प्रतिमान, आपस में इंटरेक्शन करना ही क्रिकेट मैच के अंदर क्या है। क्रिकेट मैच के अंदर अध्ययन करने में निम्न वैल्यू किसे सम्मिलित, आपस में इंटरेक्शन ही तो करते हैं, एक प्लेयर दूसरे प्लेयर से, एक टीम दूसरी टीम से। तो कहीं ना कहीं अगर इसको समझते तब भी इसका जवाब आप निकाल सकते थे। अंतःक्रिया प्रतिमान इसका क्या होगा? जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र के 3 मुख्य भाग बताए गए, इनमें से कौन सा नहीं बताया गया? अब आप समझ लीजिए, वापस ये कहीं ना कहीं अभी मैंने आपको बताया था कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु
और इस विषय वस्तु में एक व्यक्ति जुड़ता है जिसका नाम है इमाइल दुर्खिम। फ्रांस के रहने वाले थे, आपको पता होना चाहिए। इस दुर्खिम ने भी विषय वस्तु के 3 टाइप बताए हैं। फर्स्ट, सामाजिक आकार की मॉर्फोलॉजी, दूसरी सामाजिक कार्य की फिनोलॉजी, और तीसरा लास्ट जनरल सोशियोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी और जनरल समाजशास्त्र, ये 3 शब्द कहीं ना कहीं दुर्खिम से रिलेटेड आपको देखने को मिलेंगे। आपके एग्जाम्स में बार बार पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र और सामान्य समाजशास्त्र, ये तीनों कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं किससे? दुर्खिम से। और स्थितिकी, और आपको एक शब्द बताया था गतिकी, स्टैटिक्स और डायनेमिक, इसका संबंध किससे है? काम्टे ने 2 प्रकार की विषय वस्तु बताइए, एक स्थितिक और एक गतिकी, इसको आपको ध्यान रखिएगा। दूसरा, दुर्खिम के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, दुर्खिम प्रकार्यवादी विचारक थे, समाजशास्त्री माने जाते हैं, प्रकार्यवादी समाज। दूसरा, इनके कुछ कीवर्ड आपको याद रखने हैं। अगर ये शब्द आपको कहीं देखने को मिल जाए, सामूहिक, कलेक्टिव, सामूहिक प्रतिनिधान, ये सब देखने को मिल जाए, या सामूहिक चेतना, इनका कहीं ना कहीं संबंध आपको देखने को मिलेगा किससे? दुर्खिम से। सामाजिक तथ्य, ये कुछ की फैक्ट आपके दिमाग में रहने चाहिए, ये रिलेटेड है कहीं ना कहीं एक या दूसरे से। आत्महत्या के बारे में इन्होंने विचार बताए, श्रम विभाजन पर इन्होंने कहीं ना कहीं अपने विचार बताए, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में इनकी एक पुस्तक बार बार पूछी गई थी, उसको भी याद रखिएगा। एक पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये पुस्तक बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। दुर्खिम की पुस्तक है द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, तो इसका जवाब होगा डी। द सामाजिक गतिकी का संबंध किससे नहीं है? दुर्खिम से नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समाज सामाजिक संबंधों का ताना बाना है, इसको याद रखिएगा। ये परिभाषा है, और आपको पता है मैंने कहा एग्जाम्स में 2 या 3 परिभाषा आती है। जब भी बात आए समाज सामाजिक संबंधों का ताना, तो सामाजिक संबंधों की बात किसने की है? मैकआइवर और पेज के द्वारा की है, इसको याद रखिएगा। र्यूटर के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, र्यूटर ने समाज को क्या बताया? समाज को अमूर्त समाज की संज्ञा दी। समाज कैसा है? अमूर्त है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, क्यूबर की बात करें तो क्यूबर ने, ध्यान रखिएगा, सामाजिक संबंधों को लेकर ही कहा है कि सामाजिक संबंधों का जो अध्ययन होता है वही समाजशास्त्र है। सामाजिक संबंधों के अध्ययन की बात क्यूबर ने भी की है, ध्यान रखिएगा। गिडिंग्स की बात करें तो गिडिंग्स ने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान बताया, समाज का विज्ञान, ये याद रखिएगा। गिडिंग्स ने समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान बताया, क्यूबर ने भी सामाजिक संबंधों की कहीं ना कहीं बात की है समाजशास्त्र में, और र्यूटर ने समाज को कैसा बताया? अमूर्त बताया, इसको याद रखिएगा। डेफिनेशन आपके एग्जाम्स में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण का आधार नहीं है? प्रदत्त परिस्थिति यानी कि स्थिति की बात करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, परिस्थिति 2 टाइप्स की, एक प्रदत्त और एक अर्जित, एक प्रदत्त और एक अर्जित, इसको ध्यान रखिएगा। और ये दोनों बताने वाला भी कौन था? लिंटन, रोल्फ लिंटन, ये याद रखिएगा। रोल्फ लिंटन के द्वारा ही 2 प्रकार की परिस्थिति बताएगी, प्रदत्त और साथ साथ में अर्जित। और रोल्फ लिंटन की एक पुस्तक ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में कई बार पूछी गई है, द स्टडी ऑफ मैन, ये पुस्तक इनकी। अब प्रदत्त का मतलब समझिए बाय डिफॉल्ट जो हमको मिलती है, और अर्जित का मतलब होता है वो स्टेटस जो हमने हासिल किया है अपनी मेहनत से। समझ में आ गई? तो प्रदत्त की बात करें जो बाय डिफॉल्ट मिला है, तो मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ ये मेरे हाथ में नहीं है, बाय डिफॉल्ट है। मेरा जन्म मेरे हाथ में नहीं है, ये भी बाय डिफॉल्ट है। आयु भी बाय डिफॉल्ट है, अपने आप बढ़ती चली जाएगी, मेरे हाथ में नहीं है।
राजनीतिक सत्ता का किसी भी प्रकार का प्रदत्त से लेना देना नहीं। आप बाय डिफॉल्ट समझ सकते हो, प्रदत्त का मतलब जो बाय डिफॉल्ट प्राप्त हुई हो, तो लिंग मेल या फीमेल अपने को बाय डिफॉल्ट मिला है, जन्म मेरे हाथ में नहीं है बाय डिफॉल्ट, आयु अपने आप बढ़ती जाएगी मेरे हाथ में नहीं है, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना मेरे हाथ में है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो प्रदत्त की बात करेंगे तो प्रदत्त के अंदर ये तीनों आएंगे और कौन सा नहीं आएगा, राजनीतिक सत्ता नहीं आएगी, इसको ध्यान रखिएगा। अर्जित का मतलब होता है जो हमने अर्जित करी हो, जैसे मैं कोई शिक्षक बन गया, मैं कोई राजनेता बन गया, समझ आप, तो ये सब अर्जित परिस्थिति कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगी। मैं किसी का पति बन गया तो ये अर्जित परिस्थितियों में कहीं ना कहीं नजर आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब प्रदत्त स्थिति या परिस्थिति की बात करते हैं तो परिस्थिति में एक क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मुख्य परिस्थिति, और मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किसने दी, E.T. हीलर के द्वारा दी गई, इसको याद रखिएगा। ये भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है तो इसका जवाब क्या होगा, डी, राजनीतिक सत्ता। निम्न में से कौन सी प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। मेरी पहली क्लास अगर आपने पढ़ी हो या दूसरी में मैंने आपको जब मैं व्याख्या करता हूँ उस व्याख्या को समझिए, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक समूह, अब प्राथमिक समूह की बात किसने की थी, तो कूले ने करी थी, पहली चीज तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक पुस्तक है कूले की, मैं भाई कई बार बता चुका हूँ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, इसको याद रखिएगा। अब उसने प्राथमिक समूह के अंदर परिवार, पड़ोस, खेल समूह, इन सब को शामिल किया था। अब प्राथमिक समूह क्या होंगे, प्राथमिक बिल्कुल नजदीक वाला समूह, तो शारीरिक समीप्य बिल्कुल उनके अंदर होगा, उसका आकार छोटा होगा बिल्कुल होगा, उनके अंदर कहीं ना कहीं स्थिरता आपको दिखाई देगी, स्टेबिलिटी आपको दिखाई देगी। सीमित संचार, संचार से उनका कोई लेना देना सीमित नहीं होगा, लंबे समय तक का संचार उनके अंदर माना जाता है। तो ये जो आंसर है ये इसका आंसर होगा। इसके प्राथमिक समूह की विशेषता कौन सी नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। सीमित संचार की जगह लंबी अवधि तक के संचार को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो कुछ विशेषताएं और भी याद रखिए, जैसे मैंने आपको बता चुका था बार बार कि प्राथमिक समूह में संबंधों को लेकर ध्यान रखिएगा। संबंध क्या होंगे, एक तो संबंध संपूर्ण होंगे, एक संबंध क्या होंगे, संबंध साधन ना होकर के साध्य होंगे, एक संबंध क्या होंगे, संबंध स्थायी होंगे। एक ध्यान रखिएगा, इन सब का उद्देश्य, प्राथमिक समूह का उद्देश्य क्या होगा, सभी का समान उद्देश्य होगा। ये कुछ विशेषताएं प्राथमिक समूह की आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, सीमित संचार। सीमित संचार नहीं होगा, लंबी अवधि तक संचार इसमें शामिल किया जा सकता है। सातवां, ऑगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक परिवर्तन के 3 स्तरों की बात कही है, उनमें से कौन सा नहीं है। ऑगस्ट कॉम्टे की बात करें, जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है उस वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के अंदर इन्होंने 3 तत्व बताए, क्वेश्चन में दे रखा है। एक धार्मिक, दूसरा तात्विक और तीसरा प्रत्यक्षवादी। ये 3 शब्द बार बार एग्जाम में, प्रत्यक्षवाद का जनक भी कहा जाता है किसको, ऑगस्ट कॉम्टे को। तो आध्यात्मिक कहीं ना कहीं किससे संबंधित है, धर्म से। धार्मिक किससे हो गया, धर्म से। आध्यात्मिक को मैं क्या बोल सकता हूँ, तात्विक, जिन्होंने तत्वों को स्वीकार किया। साक्ष्यवादी या साक्ष्यवादी यहाँ पर होता तो आगे ब्रैकेट में दे रखा है इसमें प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्षवादी हो गया। साधक का किसी भी प्रकार का कोई लेना देना इन तीनों में नहीं है, तो इसका जवाब क्या होगा, साधक। ये ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में बार बार पूछ लिया जा सकता। ऑगस्ट कॉम्टे ने वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में 3 महत्वपूर्ण तत्व बताए, धार्मिक से विकास हुआ तात्विक का, तात्विक से विकास हुआ प्रत्यक्षवादी का। इसलिए प्रत्यक्षवाद का जनक भी किसको कहा जाता है, कहीं ना कहीं ऑगस्ट कॉम्टे को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछ लिया
जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आपके एग्जाम्स में पूछ लिया जाता अवकाश वर्ग का सिद्धांत। इसको याद रखिएगा, अवकाश वर्ग का सिद्धांत। ठीक है, तो यहाँ पर जो टॉपिक लिया गया वो लिया गया वर्ग, क्लास को लेकर। क्लास को लेकर आपके टॉपिक है सेकंड ग्रेड में जाति और वर्ग, उसको याद रखिएगा। ठीक है, टोनीज, गिन्सबर्ग, वेबलिन, पेरेटो। अब इसमें ध्यान रखिएगा कि अवकाश वर्ग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो अवकाश वर्ग का सिद्धांत वेबलिन के द्वारा दिया गया। ध्यान रखिएगा, पहली चीज तो याद रखिए। और वेबलिन की जब बात करते हो तो ध्यान रखिएगा, वेबलिन ने विलासी वर्ग का सिद्धांत भी दिया है, विलासी वर्ग का सिद्धांत भी दिया, ये याद रखिएगा। दूसरा एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन्होंने संपत्ति को और प्रौद्योगिकी को, टेक्नोलॉजी को स्थिरीकरण का कहीं ना कहीं आधार बताया है। यानी कि जो क्लासिफिकेशन हो रहा है उस क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, किसके पास क्या संपत्ति और किसके पास क्या टेक्नोलॉजी है, उसके आधार पर हम स्तरीकरण क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो इसका आंसर वेबलिन होगा। वेबलिन, टोनीज के बारे में हम पहले से बात कर चुके थे पिछले। पेरेटो के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा, पेरेटो ने भी वर्ग की बात कही है और इसने भी वर्ग के दो टाइप्स बताए, इसको याद रखिएगा, कई बार एग्जाम से पूछा जा सकता है। एक अभिजात वर्ग, अभिजात वर्ग की बात करी, और सेकंड उन्होंने गैर अभिजात वर्ग की बात करी, ये याद रखिएगा। तो वेबलिन के द्वारा अवकाश वर्ग का सिद्धांत दिया गया और पेरेटो ने दो प्रकार के वर्ग बताए, एक अभिजात वर्ग और एक गैर अभिजात वर्ग। नेक्स्ट क्लास टॉपिक की बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं। अब ये भी क्वेश्चन कैसा हो गया, मैं आपको पहले ही बता चुका था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। जाति व्यवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी नहीं है पाश्चात्य शिक्षा, बिल्कुल। एजुकेशन अगर होगी तो जाति व्यवस्था में कहीं ना कहीं परिवर्तन दिखाई देगा। आधुनिक आवागमन के साधनों का प्रभाव, लोग एक जगह से दूसरी जगह पर आएंगे तो उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। नई व्यवसायों का प्रभाव, पुराने समय के अंदर पुरानी हर जाति का एक निश्चित व्यवसाय होता था, अब व्यवसायों में, व्यापार में कहीं ना कहीं परिवर्तन आया गया, तो जाति व्यवस्था में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन आपको दिखाई देगा। जजमानी व्यवस्था का संबंध कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था के परिवर्तन से संबंधित नहीं है, यानी कि इसकी वजह से जाति व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होता, बल्कि इसकी वजह से जाति व्यवस्था बनी हुई है। जजमानी व्यवस्था, इसको ध्यान रखिएगा। जजमानी व्यवस्था का मतलब जिसका अपने आप में वहाँ पर एक क्षेत्र विशेष पर प्रभाव होता है, उसे जजमानी व्यवस्था कहा जाता है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, बाय डिफॉल्ट अगर आप समझ सकते तो ये समझ लेते कि पाश्चात्य शिक्षा, एजुकेशन से भी जाति व्यवस्था में परिवर्तन होगा, उत्तरदायी होगा। आधुनिक आवागमन, आना जाने से भी होगा, नवी व्यवस्थाओं के प्रभाव से भी, जजमानी व्यवस्था से संबंध नहीं होगा। तो इसका आंसर जजमानी व्यवस्था। इसके बारे में एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, तो विलियम वाइजर, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जजमानी संबंधों की व्यवस्था की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, विलियम वाइजर के द्वारा दी गई। एक चीज और इसमें फैक्ट याद कर लीजिएगा, जजमानी जो व्यवस्था है उसको एक समाजशास्त्री ने कहा है कि ये किस प्रकार की, ये शोषणकारी व्यवस्था है। जजमानी व्यवस्था कैसी है, शोषणकारी व्यवस्था है, ऐसा बताने वाले एक समाजशास्त्री हैं जिसका नाम था बीडलमैन। बीडलमैन, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो जजमानी व्यवस्था को शोषणकारी किसने बताया, बीडलमैन ने बताया। जजमानी व्यवस्था का अवधारणा किसके द्वारा दी गई, विलियम वाइजर के द्वारा दी गई। ये क्वेश्चन 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रोफेसर घुरिये के अनुसार वर्ण शब्द का अर्थ क्या हो सकता है, रंग, जाति, समूह, विद्वता। अब देखिए यहां पर एक स्पेशलाइजेशन दे दिया,
अगर घुरिया नहीं आता और ये पूछे वर्ण शब्द का अर्थ क्या हो सकता है, तो वर्ण शब्द का अर्थ रंग से संबंधित है, वर्ण से संबंधित है। लेकिन यहां पर एक नाम स्पेशल दे दिया, घुरिये। जब घुरिये दे दिया तो ध्यान रखिएगा, घुरिये की बात आती है तो घुरिये ने वर्ण शब्द का इस्तेमाल किसके उपलक्ष्य में किया है, जाति की व्यवस्था में किया है। इसको ध्यान रखिएगा, कास्ट के व्यवस्था में। जब जाति की बात करें तो 1 2 3 ध्यान रखिएगा। जाति का मतलब कास्ट और कास्ट का मतलब कास्टा। ये कास्टा जो है इसको याद रखिएगा कि ये कास्टा एक प्रकार का पुर्तगाली शब्द है। पहली चीज तो याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है, क्यों? क्योंकि सारे के सारे शब्द आपको पता है ग्रीक या लैटिन में दिखाई देंगे, ये पुर्तगाली है, बिल्कुल डिफरेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और जाति, इस कास्ट शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया है, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है ग्रेसिया ओटा। ग्रेसिया ओरेटा के द्वारा इसका पहली बार प्रयोग किया गया है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, जाति को एक फैक्ट और याद रखिएगा, जाति को प्रजाति के रूप में इस्तेमाल या प्रयोग में किसने लिया, तो एक समाजशास्त्री है जिसका नाम है अब्बे डुबोय। तो जाति का प्रजाति के रूप में इस्तेमाल किसने किया, अब्बे डुबोय ने। जाति शब्द का प्रयोग किसने किया, ग्रेसिया ओटिया ने। जाति शब्द किससे मिलकर बना है, कास्टा से। और कास्ट का किस भाषा से शब्द है, इससे समझिए। अच्छा, इस जाति से एक शब्द और निकल कर आया, एक चीज और याद रख लीजिएगा, एक शब्द निकल कर आया प्रभु जाति। वो जाति जिसका सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है, जिसकी सबसे ज़्यादा संख्या होती है, तो उसका प्रभाव रहता है, दबाव रहता है। जैसे जाट क्षेत्र में जाट बाहुल्य, आप कहते हो कई बार राजपूत बाहुल्य, गुर्जर बाहुल्य, मीणा बाहुल्य। तो किसी जाति विशेष का उस क्षेत्र में ज़्यादा होल्ड होता है, तो उसको वो जाति उस क्षेत्र के लिए क्या हो गई, प्रभु जाति होगा। तो इस प्रभु जाति की अवधारणा भारतीय समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवास ने दी थी, इसको याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। M.N. श्रीनिवास के द्वारा दी गई थी प्रभु जाति की अवधारणा। देने वाला कौन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रजाति का अब्बे डुबोय, जाति का ग्रेसिया ओटे और प्रभु जाति का M.N. श्रीनिवास। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है, ध्यान रखिएगा, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, ये पुस्तक है इनके द्वारा, और ये कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक किसके द्वारा, श्रीनिवास के द्वारा, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में जाति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब देखिए, इसका भी कोई लेना देना नहीं, अगर थोड़ा सा भी आपने चीज समझी है तो इसका जवाब निकाल सकते हो। ए ऑप्शन, जाति में खुलापन होता है, जाति संस्करण का आधार अनुष्ठानिक है, जाति बहिर्विवाह समूह है, जाति की सदस्यता अर्जित की जा सकती है। अब आप बाय डिफॉल्ट समझिए। देखिए, दे की बात करते हैं, जाति की सदस्यता नहीं साहब, जाति हमको बाय डिफॉल्ट मिलती है, अर्जित नहीं करते हम कि मैं राजपूत बन जाऊं ना। जाति हमें बाय डिफॉल्ट मिलती है, यानी कि प्रदत्त एक तरीके से। जाति क्या, जाति उदाहरण किसका हो गया, प्रदत्त परिस्थिति का, अर्जित नहीं है। दूसरा, जाति बहिर्विवाह समूह नहीं साहब, जाति तो अंतर विवाह समूह, अपनी ही जाति में विवाह, ये भी गलत हो गया। इससे पहले इसमें जाति में खुलापन है, नहीं साहब, कोई ऐसा नहीं होता कि आज मैं इस जाति में और कल मैं उस जाति में हूं। जाति एक प्रकार से बंध है, बंध समूह है। जिस जाति में जन्म लिया उसी जाति में आदमी क्या करता है, मरता है। तो कहीं ना कहीं जाति संस्करण का आधार का अनुष्ठांगिक अधिकार है, बिल्कुल। जाति का व्यवस्था का आधार कैसा, एक तरीके से धार्मिक आधार है। जैसे जैसे जिस जाति में जो होगा उस जाति के उस हिसाब से क्या होंगे, कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं, बिल्कुल, कि वो जाति उस आधारित निर्धारित कार्यों को ही करेगी। तो आप अंदाजा लगा सकते थे, आपको नहीं भी पता था तो भी आप कर सकते थे। जाति में खुलापन होता नहीं साहब, एक जाति में जन्म लेते हैं तो उसी जाति में मरना पड़ता है, जाति बंध समूह। बहिर्विवाह नहीं साहब, जाति के अंदर अपनी ही जाति में विवाह करने की होता है। जाति की सदस्यता नहीं साहब, अर्जित नहीं की जा सकती, जाति प्रदत्त होती है, बाय डिफॉल्ट मिलती है। तो इसका आंसर अपने आप ही निकालते तो आपको मिल जाता है आंसर अपने आप, कुछ पढ़ने की जरूरत इसमें नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
निर्धनता के प्रमुख कारण पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण है। कार्ल मार्क्स, दुर्खिम, गिलीन और माल्थस। जब भी निर्धनता की बात आए तो इसमें से दो व्यक्ति आपको पता होंगे, माल्थस और मार्क्स। लेकिन जब भी बात आए, एक शब्द ध्यान रखिएगा, पूंजीपति, या एक शब्द आए श्रमिक, या आए शोषण, या इनसे रिलेटेड अगर इनडायरेक्ट रूप से एक शब्द देखें, आर्थिक शोषण, ये कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स से रिलेटेड है। किससे? कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, उनका आर्थिक शोषण नहीं होना चाहिए, एक पूंजीपति वर्ग होता है, एक बुर्जुआ वर्ग होता है। इस तरह की जितनी भी अवधारणाएं जो दी गई है शोषण को लेकर, आर्थिक शोषण को लेकर, अधोरचना को लेकर, अधोरचना को लेकर, पूंजीपतियों को लेकर, श्रमिकों को लेकर, मजदूरों को लेकर, तो उसका संबंध कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स से माना जाता है। तो इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। ध्यान रखिएगा, एक तरह की कोटेशन है पूछी गई है और एग्जाम्स में आती ही आती है, 2 या 3 कोटेशन या 2-3 डेफिनेशन पूछी जाती है। टी के ओमन, जैसे मैंने आपको टी के ओमन ने सांप्रदायिकता के निम्न में से किस आयाम का उल्लेख नहीं किया, जैसे मैंने आपको एक व्यक्ति का नाम बताया था, एलेक्स इंकल्स, आरपीएससी का बेस्ट टॉपिक है, वैसे ही एक और टॉपिक है जिसका नाम है टी के ओमन। कई जगह ओमन मिल जाएगा, कई जगह ओमन। ये टॉपिक है किससे संबंधित, आपको पता है, सांप्रदायिकता से। आपके टॉपिक भी है सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म। तो जैसे एलेक्स इंकल्स के बारे में बार बार पूछा जाता है, वैसे टी के ओमन के बारे में भी बार बार पूछा जा सकता है। तो टी के ओमन ने सांप्रदायिकता के निम्न में से किस आयाम का उल्लेख नहीं किया, तो टी के ओमन ने 6 प्रकार के आयाम बताए हैं। पहला आयाम आपको पता है, आत्मसात। सेकंड, कल्याणकारी। थर्ड, अलगाववादी। फोर्थ, पलायनवादी। फिफ्थ, पार्थक्यवादी। और 6 और लास्ट, प्रतिशोधात्मक। ये 6 टाइप बताए हैं कहीं ना कहीं, किसके, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। और ये 13 में नहीं, ये अभी आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, अभी 2014 के एग्जाम, जो 2024 का भी एग्जाम हुआ दिसंबर में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए 23 में भी आ गया और 24 में भी आ गया, और ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया है अभी 2022 में। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ पर्सनैलिटी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा आते ही आते हैं। तो 6 प्रकार के बताए, आत्मसात, कल्याणवादी, अलगाववादी, पलायनवादी, पार्थक्यवादी, प्रतिशोधात्मकवादी। तो आत्मसात करने वाला आ गया, कल्याणवादी इसमें आ गया, अलगाववादी, विशिष्टवादी कहीं भी आपको देखने को नहीं मिला। तो इसका जवाब क्या होगा, द, कि कौन से का उल्लेख नहीं किया, विशिष्टवादी का उल्लेख नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी एक भारतीय समाज के समकालीन सामाजिक समस्या नहीं है। सोशल प्रॉब्लम्स की बात की है भारतीय समाज के अंदर, इंडियन सोसाइटी के सामने कौन सी समस्या नहीं है। सांप्रदायिकता, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, पर्दा। अब ये क्वेश्चन क्या हो गया, अब ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया कि आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने पता कि भाई समस्या समाज के सामने सांप्रदायिकता समस्या होगी, बिल्कुल होगी साहब। आतंकवाद समस्या है ही, क्षेत्रवाद बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि मैं उत्तर से दक्षिण भारतीयों को पसंद नहीं करूँगा, दक्षिण वाले उत्तर भारत को नहीं पसंद करेंगे, राजस्थान वाले यूपी वालों को नहीं करेंगे, यूपी वाले राजस्थान वाले को नहीं करेंगे, राजस्थान के अंदर भी पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान। तो ये इस तरह की व्यवस्थाएं, तो ये क्षेत्रवाद भी एक समस्या कहीं ना कहीं, आतंकवाद समस्या है, टेररिज्म, सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ी समस्या है, संस्कृति को लेकर अलग अलग है, इसके कारण सांप्रदायिकता लगातार बढ़े। प्रजातंत्र
किसी भी भारतीय समाज ने किसी भी समाज के लिए कहीं पर भी कोई समस्या नहीं, तो डेमोक्रेसी तो एक अच्छे समाज की अच्छी निशानी मानी जा सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रजातंत्र। बाय डिफॉल्ट आंसर मिल गया आपको, कहीं पर भी किसी भी पढ़ने की आवश्यकता इसकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध जनसंख्या वृद्धि की समस्या से नहीं है? अब ये भी क्वेश्चन उसी तरह का हो गया, आपको किसी भी किताब से पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, इस क्वेश्चन को अपने आप कर सकते थे। जनसंख्या वृद्धि की समस्या से नहीं, यानी कि किसका संबंध जनसंख्या वृद्धि से नहीं है? खाद्यान्न की कमी बिल्कुल साफ, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं अन्न की समस्या आपके सामने खड़ी हो जाएगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे ही आप सबको पता है अनएम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है। आवास की कमी, जैसे जैसे लोगों की जनसंख्या बढ़ेगी रहने वाले आवासों की कमी होगी। लेकिन जनसंख्या संबंध से एड्स की समस्या का कोई संबंध नहीं है। हम ऐसा नहीं कह सकते जनसंख्या बढ़ेगी तो एड्स की समस्या बढ़ेगी, नहीं साहब। एड्स की समस्या एक अलग तरह की समस्या है, उसका जनसंख्या की वृद्धि से किसी तरह का कोई संबंध उसका तो संबंध असुरक्षित यौन संबंध, अगर जैसे जैसे ज़्यादा बढ़ेंगे वैसे ही एड्स की समस्या ज़्यादा बढ़ेगी। जनसंख्या वृद्धि से इसका किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। तो इसका जवाब बाय डिफॉल्ट आपको मिल गया एड्स की समस्या को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, के.एम. कपाड़िया किसको हिंदू विवाह का एक उद्देश्य नहीं माना है? ध्यान रखिएगा कपाड़िया के बारे में। तो कपाड़िया के बारे में 2-3 चीजें याद रखिएगा। एक तो कपाड़िया ने हिंदू विवाह को लेकर क्या कहा है? कपाड़िया ने हिंदू विवाह को लेकर कहा है कि हिंदू विवाह एक प्रकार का क्या है? संस्कार है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखिएगा, बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। एक इनकी पुस्तक याद रखिएगा, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये पुस्तक भी इनकी एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, ये याद रखें। और इसी पुस्तक में इन्होंने हिंदू विवाह के 3 उद्देश्य माने हैं, प्रजा, धर्म और रति। हिंदू विवाह का उद्देश्य कहीं पर भी मोक्ष नहीं है। अब देखिए 4 पुरुषार्थ हैं, ये कितने? 4 पुरुषार्थ, उसमें से एक पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, जिसमें से जो 3 हैं इनको साधन माना गया है और इसको साध्य माना गया है। लेकिन के.एम. कपाड़िया ने पूछ लिया, के.एम. कपाड़िया स्पेशलाइजेशन दे दिया के.एम. कपाड़िया, तो के.एम. कपाड़िया ने हिंदू विवाह का उद्देश्य मोक्ष को नहीं माना है। प्रजा को, रति को और धर्म को उद्देश्य माना, मोक्ष को उद्देश्य नहीं माना। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जब विवाह के पश्चात पति पत्नी में से कोई भी एक दूसरे के पिता के घर निवास नहीं करते, स्वयं नया घर बनाकर रहते हैं, ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? अब आप समझिए, ये क्वेश्चन भी बाय डिफॉल्ट अपने आप है, सोच समझ कर दीजिए। नया घर आ गया शब्द, इसको समझिएगा, नए घर की बात कर रहे हैं, नया घर, तो भी आपके दिमाग में आ जाता ये रहा नवस्थानीय। तो सोचना ही नहीं था, इसका जवाब सीधा मिल जाता आपको, नवस्थानीय। कुछ करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती, एग्जाम्स में कहीं ना कहीं दिखाई दे जाता। ठीक है। पितृस्थनीय जो पिता के घर पर रहे, उभयस्थनीय जो न पिता के और न माता के स्तर पर रहे, रक्त संबंधी जिनका संबंध रक्त से हो, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रक्त संबंधी जो परिवार है, रक्त संबंधी परिवार जो है, उसकी अवधारणा लिंटन के द्वारा दी गई, ये याद रखिएगा। ये हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए। रक्त संबंधी परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी? रॉल्फ लिंटन के द्वारा दी गई। और पितृस्थनीय के साथ साथ एक शब्द और आता है, मातृस्थनीय, यानी कि पिता के घर पे रहना, मातृ के घर पे, माता के घर पे रहना, ये दोनों की अवधारणाएं भी याद रखिएगा। ये दोनों परिवारों के बारे में किसने बताया? मर्डोक ने। पितृस्थनीय परिवार
और मातृस्थनीय परिवार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? मर्डोक के द्वारा दी गई। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? नवस्तनीय बाय डिफॉल्ट आ जाता। 18 क्वेश्चन, भारतीय समाज में, अभी मैंने बताया था आपको भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ हैं? 2, 5, 4, 7। तो मैंने कहा था कई क्वेश्चन बहुत इजी गोइंग में पूछे जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में, इसमें से भी 4 से 5 क्वेश्चन, अब आप अंदाजा लगा लीजिए 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके लिए आपको किसी किताब की पढ़ने की आवश्यकता नहीं थी, 4-5 तो वैसे ही हो जाते हैं आपके। तो भारतीय समाज में कितने पुरुषार्थ थे? तो सिंपल सी बात अभी मैंने बताया था, धर्म अर्थ काम 4 पुरुषार्थ माने गए। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, निम्न में से किस आश्रम में घर को त्याग कर जंगल में तपस्या व्यतीत करने की आशा की जाती है? तो ध्यान रखिएगा, हमारे 4 आश्रम माने गए। कितने? और 4 आश्रमों की बात किसमें की गई है? एक उपनिषद है जवालो उपनिषद, और जवालो उपनिषद में 4 आश्रम की बात कही गई है। और हमारी उम्र कितनी मानी गई है? आइडल एज 100 वर्ष। इसलिए सबको कितना वर्ष माना गया? 25 वर्ष। 25 वर्ष। अब सबसे पहले ब्रह्मचर्य, शिक्षा के लिए, किसका लिए? शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य। ब्रह्मचर्य के बाद दूसरा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, धर्म के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, घर से बाहर जाकर जंगलों में एकांत में अपना जीवन व्यतीत करना, तपस्या करना। ये सारा काम किसमें होता है? वानप्रस्थ में। और लास्ट होता है संन्यास आश्रम, जिसका उद्देश्य है मोक्ष। तो घर को छोड़कर जंगल के अंदर तपस्या करना और अपने लिए सारे अपनी तपस्या करना, अपने अनुभवों को जानना, अपने ने जितना जीवन में अब तक का कार्य किया उन सब का एनालिसिस करना, और सब की जानकारी कौन से आश्रम में होती है? वानप्रस्थ आश्रम में होती है। तो इसका जवाब क्या होगा? वानप्रस्थ आश्रम। जंगल में जाकर, वानप्रस्थ इसका अर्थ ही निकलते जंगल में जाना, वानप्रस्थ। तो देख यहाँ पर ये शब्द मिल गया आपको जंगल। तो आपको नहीं पता होता तब भी इसका जवाब आप कर सकते थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको लेकर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि ये जो सारी चीजें आपकी बात बताई गई है, इसमें कहीं ना कहीं आपका जो फिलॉसफी है उसका भी कहीं ना कहीं टॉपिक इसमें रिलेटेड नजर आते हैं। फिलॉसफी और हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं आपका सोशोलॉजी से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है एसएसटी के अंदर। तो आज के लिए ये 19 क्वेश्चन थे। आपको ये कैसा लगा, इसकी व्याख्या कैसी लगी, इसको देखिएगा और इसको 2-3 बार देखिएगा तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ये जितनी भी क्लासें मैं ला रहा हूँ, ये बार बार क्वेश्चन जो थोड़े से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रिपीट हो रहे हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है? क्लियर हो रहा है। सोशोलॉजी के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार उनसे घूम के आते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन हो सकता है बाहर से आए, कोई डेफिनेशन ऐसी आए जो आपने पढ़ी नहीं हो, ये संभावना हो सकती है। लेकिन 18 या 19 क्वेश्चन जो आपके होते हैं, 18 या 19 में से, उसमें से 15 से 16 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। इसको ध्यान रखिएगा। 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं थोड़े मुश्किल हो, जो आपके सिलेबस के हिसाब से ना दिखाई दें, जिनमें कुछ डेफिनेशंस या कोई बुक या कोई ऐसा फैक्ट हो सकता है जो आपने नहीं पढ़ा, बाकी आसानी से हो सकता है। अगर आपको ये क्लासें लगातार अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।